Hello dear students, welcome to Lit Treasure and today we are going to start BA Final Second Unit First Topic Renaissance. Renaissance में पढ़ने क्या वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं. Today we are going to study about the meaning of Renaissance, some background that was responsible to bring the Renaissance period into existence, and then we are going to study about the characteristics of Renaissance period, and at last we are going to know about some of the फेमस राइटर्स एंड पोएट्स हु कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग दिस टाइम. क्योंकि जो आपका रेनेसेंस का जो बैकग्राउंड आपको जो जितना भी जो लिटरेरी बैकग्राउंड को समझने के लिए जो ये पीरियड डिस्कस किए गए हैं, रेनेसेंस पीरियड है वो मेटाफिजिकल टाइम, जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो समय है, ये आपका रिफॉर्मेशन पीरियड है, यूनिवर्सिटी विट्स या एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिज्म, ये सब कुछ जो आपको सेकंड यूनिट में डिस्कस किया है, इस पर बेस्ड ही नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, जिनको कि आप फाइनल या आप एमए लेवल पे आप इसको स्टडी करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले रेनेसेंस. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी न्यू वर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स. एक बहुत नया वर्ड है. रेनेसेंस मीन्स होता है रिवाइवल और रीबर्थ और रीअवेकनिंग. ये रीबर्थ मतलब होता है पुनर्जन्म, रीअवेकनिंग मतलब पुनर्जागृति, रिवाइवल मतलब पुनर्स्थापना. अब यदि हम इन तीनों वर्ड को तो हमने समझ इसके मीनिंग को, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर बहुत डेप्थ में है, क्योंकि ये रेनेसेंस जो है, जो पुनर्जागरण हुआ, किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ा, किस तरह से ये फैला, और इसने वहाँ के आर्ट और कल्चर को, स्पेशली चूँकि हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर को कितना फ्लॉरिश किया और कितना उसको समृद्ध किया, ये हम रेनेसेंस पीरियड में पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस. द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस इज़ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल इन 14 to 16 सेंचुरी. तो यदि हम इसकी मीनिंग, इसका डेफिनेशन को समझें, रेनेसेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग एंड ड्राइंग ऑल, जिसने दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल मॉडल इन 14 to 16 सेंचुरी. इसको जो कि रीअवेकनिंग कहा गया, इसका मतलब रीअवेकनिंग किसी चीज़ की तब की जाएगी जब वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हो. मतलब जो कल्चर पहले से चला आ रहा था और जो बीच में पूरी तरह से क्रश हो गया, डोमिनेट हो गया, या डिक्लाइन होने लगा, डिक्लाइन मतलब ख़त्म होने लगा, उसी का रिवाइवल, उसी का पुनरुत्थान, उसी का पुनर्जन्म जो 14 से 16 सेंचुरी में हुआ, वही कहलाता है रेनेसेंस. इस तरह से इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है. उसी तरह से हम यूरोपियन हिस्ट्री को भी देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इन 3 एंसेंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. यदि हम रेनेसेंस टाइम को डिस्कस करें तो इट इज़ जस्ट आफ्टर मेडाइवल पीरियड, मतलब मिडिल एज जो था, दैट वाज 5th to 14th सेंचुरी, इसके दैट इज़ नोन एज डार्क एज. अब डार्क एज उसको बोलने का रीज़न क्या था, ये इन शॉर्ट समझते हैं कि इसका रीज़न था कि चर्च का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, बुराइयां आ गई थी सोसाइटी में, और चर्च का डोमिनेशन, रिलीजियस डोमिनेशन तो इस तरह से था. पोप थे, चर्च के जो प्रीस्ट थे, उनके पास इतने पावर्स थे कि जो मिडिल क्लास था वो कहीं ना कहीं इनसे डोमिनेट हो रहा था. लिटरेचर, आर्ट वाज ऑल ऑन डिक्लाइन. यदि हम उसकी बात करें कि एंसेंट टाइम में जो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन थी, पूरी तरह से फ्लॉरिश्ड थी और बहुत वेल एनरिच्ड थी, मतलब बहुत समृद्ध और विकसित थी. लेकिन वही चीज़ मिडिल एज में आते आते ये सब चीज़ें डिक्लाइन हो रही थी, पतन के कगार में थी, और चर्च जो है पूरी तरह से मिडिल सेक्शन को, लोगों को कहीं ना कहीं, दे वर नोन एज द अपर क्लास पीपल एंड दे वर डोमिनेटिंग द पीपल ऑफ द लोअर सेक्शंस. तो इस तरह से जो एक बुराइयां थीं, चर्च का डोमिनेशन था, तो उससे जो है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट वाज, मिडिल एज वाज आल्सो नोन एज डार्क एज, वन ऑफ द पीरियड. लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए ही जो कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस इज दुनिया, इसको हिंदी में कहा जाता है, एंड इंग्लिश वर्ड इज कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल सेंटर ऑफ ऑल ग्रीक एंड आर्ट कल्चर, सबका जो कल्चर का एक सेंटर माना जाता है, वहाँ से इट वाज इन टर्की व्हेन इट वाज अटैक्ड, एनी ऑफ द पीपल दे रैन अवे फ्रॉम देयर टू इटली. वहाँ से बहुत सारे लोग इटली चले गए, और यहीं से जो है क्लासिकल आर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्लास में इन्वॉल्वमेंट हुआ नए कल्चर के साथ में. तो हम यदि कहें तो रेनेसेंस पीरियड यदि हम देखते हैं तो इट इज़ टेकन 1500 to 1600. So it was a revival or rebirth of European art and literature under the influence of classical model in 14 to 16th century.
इट इज़ टेकन एज अ सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा। रिनेसेंस यूरोपियन कंट्रीज़ की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये एक नए इरा की, नए समय की शुरुआत थी। इट शोज द हाइटनिंग ऑफ द क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड वैल्यूज़। ग्रीक और रोमन कल्चर का एक तरह का रिवाइवल हुआ, तो ये एक इट इज़ नोन एज द क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड वैल्यूज़, मतलब नैतिक मूल्यों का और पुराने आर्ट और कल्चर का एक रिवाइवल था। इट इज़ ऑल्सो विटनेस द डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स, विजिटेशन ऑफ द कोपरनिकस फॉर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी। चाहे इसमें केवल हम ये नहीं कह सकते कि हम आर्ट, कल्चर और पेंटिंग के क्षेत्र में ये रिवाइवल हुआ था, बल्कि यदि देखा जाए तो इट वाज ओवरऑल डेवलपमेंट इन ऑल द फील्ड्स, लाइक इट मे बी डिस्कवरिंग न्यू कॉन्टिनेंट्स और इट कैन बी लाइक डेवलपिंग ऑफ एनी सब्स्टिट्यूशन लाइक एस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। ये सबका डेवलपमेंट था, सबका रिवाइवल था। इसके साथ ही साथ ये फ्यूडल सिस्टम जो उस समय चला आ रहा था, वो कुछ लोग तो जो क्लर्जी मैन थे, नोबल पीपल थे, उनका जो एक डोमिनेशन था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय ग्रोथ ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। उसका एक रिप्लेसमेंट हुआ, वो ख़त्म होकर के वो डोमिनेशन कुछ क्लर्जी पीपल का, कुछ प्रीस्ट का और नोबल पीपल का जो डोमिनेशन था, वो ख़त्म होकर कॉमर्शलाइजेशन की तरफ यूरोपियन नेशंस बढ़ने लगे। तो ये जो चेंजेस थे रेनेसेंस पीरियड में आए, जो कि डार्क एज के बाद का कहा जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इन्वेंशंस और इनोवेशंस थे। दैट वाज प्राइमरीली अ टाइम ऑफ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, आर्ट एंड विजडम। सारी जगह पे ओवरऑल एक परिवर्तन की लहर दिख रही थी और 16 to 17 सेंचुरी तक आते आते ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल चुका था। रेनेसेंस के मीनिंग से जैसा कि आपने अच्छे से समझ लिया है कि ये रीअवेकनिंग थी, रीबर्थ था किसका, आर्ट, कल्चर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इन एवरी फील्ड। तो ये इसका बैकग्राउंड कहा जा सकता है। यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ओवरऑल, इट इंक्लूड अ renewed interest in classical antiquity, a rise in humanist philosophy, and change in ideas about religion, politics, and science। कह सकते हैं कि it was much interested on classical antiquity। antiquity यानी होता है पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें। तो जो पुराने समय पे जो ग्रीक और जो रोमन कल्चर का जो डेवलपमेंट था, उसको टू ब्रिंग इट बैक, उसको वापस लाने के लिए ये एक तरह की प्रोग्राम था, जिसमें कि सारी चीज़ों को फिर से रिवाइव किया गया। एंड इट वाज मिंगल्ड विद द न्यू आर्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। नई चीज़ों से भी इसको जोड़ा गया। इन्फ्लुएंस अलॉट द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मिडिल एज में शुरू हुआ, लेकिन मॉडर्न एज को इसने बहुत तरह से अफेक्ट किया, क्योंकि लोगों को एक स्पिरिचुअल थिंकिंग दी। स्पिरिचुअल थिंकिंग मतलब सारे तरह के रिलीजियस, धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर ये जो क्लास डिस्टिंक्शन था, जिसमें कि नोबलमैन आ गए थे, प्रीस्ट आ गए थे, इनका जो डोमिनेशन था उसके अलग होकर के, फ्री होकर के सोचने की एक क्षमता और एक्सप्लोर द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, सच्चे मायने में ह्यूमैनिटी को समझना, ये सारी चीज़ें रेनेसेंस के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में प्रवेश कर रही थी। एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भी एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन था, जिसके आविष्कार के बाद ही अब उसका दायरा बढ़ गया। और इस प्रिंटिंग प्रेस के बाद लोगों की जो सोचने की क्षमता है, क्वेश्चन करने की क्षमता है, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, इट वाज ऑल्सो एक्सटेंडेड। लोगों की जो ये क्षमताएं बढ़ने लगी। इट अशर्ड अ इरा ऑफ हाइटेंड स्पिरिचुअल थिंकिंग। लोगों ने फिलॉसफी और को अच्छी तरह से समझना शुरू कर दिया। लोग अधिक से अधिक इंटेलेक्चुअल होने लगे। एक बौद्धिक वर्ग जो है, उसका एक अच्छा योगदान हमको इस समय के बाद मिलने लगा। तो ये स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू ग्रीक एंड रोमन आर्ट। जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन में दिया है, इट वाज द रीअवेकनिंग ऑफ क्लासिकल मॉडल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, देन एन एज ऑफ रिवाइवल एंड क्रिएटिविटी। यदि इसको यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस पीरियड वाज फुल ऑफ क्रिएटिविटी को पुनर्जन्म मिला था। एंड इट वाज लेड बाय मैनी लर्नर्स एंड एट लीस्ट एन आर्टिस्ट टू डेवलप एंड एंगेज इन न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट। पुरानी क्लासिकल मॉडल ऑफ लर्निंग को लेकर के नए के साथ इस तरह से कंबाइन किया गया कि इसने एक नए आर्ट को जन्म दिया। फ्लोरेंस इटली वाज अ सेंटर ऑफ रिनेसेंस। फिर हम देखते हैं द पावर ऑफ ह्यूमनिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड डोमिनेंटली
on church. So church became the patron of artist. बहुत सारा पैसा है वो सब इन्वेस्ट होने लगा इस आर्ट और कल्चर के संरक्षण में. इट वॉज अ पॉजिटिव विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर. जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, न्यू डेवलपमेंट शुरू हुई, नई डिस्कवरी शुरू हुई, तो इससे जो पूरा वर्ल्ड का जो ऑस्पेक्ट है चीज़ों को जानने का वो बहुत पॉजिटिव हो गया. और इट वाज नाउ नॉट श्रिंक्ड टू द नैरो वर्ल्ड एंड वाज नाउ ऑन द वाइडर लेवल. इसको लोगों की चीज़ों को जानने में रुचि, एडवांसमेंट, डिस्कवरी, ये सब बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से बढ़ने लगे. फेथ इन नोबिलिटी एंड ऑफ मैन ह्यूमनिज्म. एज आई टोल्ड यू कि इसके पहले यदि हम देखें नोबल मैन या चर्च पीपल, इनका जो डोमिनेंस था वो एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं अब डोमिनेट होने लगा. और चूँकि लोगों की स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ बढ़ रही थी, लोगों की सोचने की क्षमता, लोगों की क्वेश्चन करने की क्षमता और चीज़ों को तार्किक रूप से समझने की क्षमता बढ़ रही थी, तो उससे क्या हुआ, लोगों का फेथ नोबिलिटी पे, ह्यूमनिज्म पे, अच्छी चीज़ों को आगे लाने पे, हैज़ थॉट दैट गॉड हैज़ गिवन इनफ potential and ability to the people and the people should use it in a nice way. कि ईश्वर ने जो है लोगों को जो शक्ति दी है जो अच्छी दिशा में यूज़ किया जाए. Francisco Petrarch became the father of Italian humanism, or is known as the father of Italian humanism. Actually, he brought the ideas of humanity. That's why he is known as the father of humanism. Then we come to rebirth of naturalism, natural painting. बहुत बड़ा बदलाव दिखा क्योंकि इसके पहले जैसा कि चर्च का डोमिनेशन था और बहुत कुछ जो था, जो पेंटिंग होती थी, आर्ट था, कल्चर था, लिटरेचर था, वो सब कुछ बायस्ड था और इट वाज बेस्ड टोटली ऑन रिलीजन. ये रिलीजन पे ही सिमटा हुआ था. बट द चेंज केम आफ्टर रिनेसेंस दैट वाज वेरी मच नोटिसेबल कि इस रिनेसेंस पीरियड के आने के बाद जो आर्ट है वो फ्री हो गया और इट वाज नाउ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो फील्ड्स ऑफ रिलीजन. अब लियोनार्डो दा विंसी इज नोन एज द वन ऑफ द फेमस painter. He also belonged to this time and he brought many changes in the field of painting, and by his painting he drew many the body of the people as well as it was carried to the body of knowledge. तो ये सारा कुछ जो चेंज है लियोनार्डो दा विंसी के समय आया. एंड सेक्युलरिज्म, इट वाज, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था क्योंकि आर्ट मिडिल एज में जो सारा आर्ट लिटरेचर जो है वो रिलीजन से भरा हुआ था. इट वाज फोकस्ड ऑन पेंटिंग ऑफ साइंस. दे वर नॉट वेरी रिलीजियस. वो जो अब जो पेंटिंग आई वो कहीं साइंस बेस्ड थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड थी और वो कहीं रिलीजन के दायरे से आगे निकल चुकी थी. एंड द थीम ऑफ आर्ट वर डेप्थ एंड रिफ्लेक्शन. उसमें नए इनोवेशंस लाना. बहुत सारे चेंजेस आए जैसे कि वी कैन सी दैट द मिरर वाज added on the black wall, so the people who is viewing the picture, they were getting the reflection of their themselves also. तो इस तरह से नए तरह के चेंज आए जो कि समय के साथ मॉडर्न एज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे. नाउ एट लास्ट वी कैन कम टू द सम ऑफ द फेमस राइटर्स एंड पोएट हु बिलोंग टू दिस एज एंड हु बाय देयर कंट्रीब्यूशन द इंग्लिश लिटरेचर गॉट enriched. William Shakespeare, the one of the famous dramatist as well as poet. Then we can take the name of Christopher Marlowe, Sir Philip Sidney, Ben Jonson, John Donne, who is also known as a metaphysical poet. So these were the brilliant writers of the Renaissance period. इसके अलावा भी हम देखते हैं, as we have read about Leonardo da Vinci, was a great painter. Geoffrey Chaucer, who wrote the Canterbury Tales, इनकी एक सबसे फेमस पोएम है, या फ्रांसिस्को पेट्रार्क, डांटे, इनके तो बहुत सारे ऐसे other personality we can take the name like Francis. So dear students, I think after this you have understood Renaissance period very well. After this video, very soon we are coming to discuss about the metaphysical poetry, university wits and many more topics that we have to cover in this unit. So this is enough for today's video. Thank you.